हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। औपनिवेशिक काल के दौरान समय समय पर कई अधिनियम आए जिनके ज़रिए भारत में एक सीमित शासन की स्थापना करने की भी कोशिश हुई और भारत में एक संसदीय जो प्रणाली के तहत जो लोकतंत्र का मॉडल है उसको स्थापित करने की कोशिश रही। कंपनी के शासन के दौरान भी एक्ट आए और 1857 की क्रांति के बाद जब भारत सीधा ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गया तो उसके बाद भी कई जो अधिनियम आए जिनमें 1858 का भी अधिनियम है, 1861 का भी है, 1892 का भी है, 1909 का अधिनियम भी है और 1919 का अधिनियम भी है। 1919 का जो अधिनियम है वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया और भले हम ब्रिटिश सरकार की कितनी भी आलोचना करें और अभी जो हम अधिनियम बता रहे हैं इसमें भी हम बहुत सी कमियों को उजागर करेंगे, लेकिन उसका हर जो अधिनियम था वो अपने पिछले अधिनियम से बेहतर होता था। तो उसी पर हम अभी बात कर रहे हैं। तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो जो उसकी पहली विशेषता थी वो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी, या इसी को ही उल्टा बोल दिया जाता है कि जो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना थी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना से मतलब है कि पहले प्रांतों में एक ही शासन होता था और वो शासन होता था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी का, यानी कि गवर्नर होता था, उसकी एक कार्यकारिणी होती थी, वही प्रांतीय सरकार होती थी और प्रांतों सूची में जो भी विषय थे उन पर सभी पर कानून बनाने का अधिकार, जो फैसला लेने का अधिकार उसे ही होता था। हालांकि व्यवस्थापिका भी होती थी, लेकिन सरकार जिसे हम कहते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद टाइप में, तो वैसे ही प्रांतों में जो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी होती थी जो अनुत्तरदायी होती थी, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि तो होते नहीं थे, तो उसमें मनोनीत लोग होते थे, गवर्नर से कोई निर्वाचित नहीं होता था। तो इस तरह से एक अनुत्तरदायी शासन था। तो ये तो था इकहरा शासन था, लेकिन 1919 के अधिनियम के जरिए प्रांतों में द्वैध शासन किया गया, यानी कि दो तरह का शासन था, सरकार थी। तो एक तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी वाली सरकार थी, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल तो भारत के लिए था और गवर्नर प्रांतों के लिए था। तो एक तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी, दूसरा जो मंत्री परिषद थी, जो अलग अलग मंत्री थे उनकी थी। ये दो सरकार बनने से पहले प्रांतों के जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को दिए गए और हस्तांतरित विषय मंत्री परिषद के हिस्से में आए। तो ये दो तरह का शासन था। चूँकि हम इसे कहते हैं आंशिक उत्तरदायी, आंशिक उत्तरदायी का मतलब है कि जो हस्तांतरित विषयों पर मंत्री परिषद कानून बना रही थी या उस पर एक्शन ले रही थी, तो वो उत्तरदायी लोग थे, क्योंकि वो जनता के चुने हुए लोग थे। उनको विधान परिषद है राज्यों की, वो उसे हटा भी सकती थी। तो इसलिए ये आंशिक उत्तरदायित्व था, पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं था। तो पहली विशेषता कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना या प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व की शासन की स्थापना, इसका एक लक्ष्य रहा है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो केंद्र में की जो कार्यकारिणी है उसमें अधिक भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्र में कार्यकारिणी का मतलब है कि केंद्र में कोई उत्तरदायी शासन नहीं था। केंद्र में गवर्नर जनरल थे और उसकी कार्यकारिणी थे। पहले उसमें
एक भारतीय की नियुक्ति होती थी। इस अधिनियम के द्वारा उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया, वो अब 1 से 3 हो गए। वहाँ कोई द्वैध शासन नहीं था। वहाँ द्वैध शासन आएगा 1935 के अधिनियम में, तब प्रांतों में द्वैध शासन हट जाएगा, पूर्ण उत्तरदायी शासन हो जाएगा। तो दूसरी विशेषता थी कि केंद्र की जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। ये इस अधिनियम का एक दूसरा सुधार था। तीसरा सुधार था कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसे द्विसदनात्मक बनाया गया। प्रांतों की व्यवस्थापिका अभी भी एक सदनात्मक ही थी, लेकिन केंद्र की जो व्यवस्थापिका है उसमें 2 सदन कर दिए गए। पहले जो एक ही सदन चल रहा था 1909 के अधिनियम के जरिए, तो वो सदन था, जो 2 सदन थे, एक का नाम था केंद्रीय विधानसभा और दूसरे का नाम राज्य परिषद। हालांकि ये कोई राज्य परिषद राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए नहीं थी। इनमें कुछ लोग निर्वाचित होकर आते थे, कुछ मनोनीत होते थे, लेकिन 2 सदनों का जो मॉडल है केंद्र के स्तर पर वो 1919 के अधिनियम पर के जरिए आया। तो ये इसी अधिनियम में एक प्रावधान किया गया। इसकी विशेषता कह सकते हैं, या इसके द्वारा जो भारत की राज्य व्यवस्था में जो बदलाव लाया गया उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसी अधिनियम में जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद है उसमें भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। जो प्रांतों के अंदर गवर्नर की कार्यकारिणी थी, गवर्नर जो राज्यपाल कहते हैं आज हम, उसकी अपनी एक कार्यकारिणी थी। जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल की थी, तो उस कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रतिनिधित्व राज्यों में भी बढ़ाया गया और केंद्र में भी बढ़ाया गया। फिर इसी में है नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल का मतलब है कि जो किंग लोग थे, जैसे अपने देशी रियासतों के राजा थे, उनका एक मंडल बनाया गया, एक समूह बनाया गया, तो उसे नाम दिया गया नरेश मंडल। तो जो नरेश मंडल है उसमें पहले राजा का एक समूह बना दिया गया। हालांकि उसका अध्यक्ष वायसराय ही होता था, उसका अपने एक उपाध्यक्ष भी होता था। तो इस नरेश मंडल का काम था देशी रियासतों से जुड़े मामलों पर गवर्नर जनरल को परामर्श देना। तो ये नरेश मंडल है, ये भी इसी शासन की जो विशेषता थी। फिर इसमें एक और कदम उठाया गया जो बड़ा कदम था भारत शासन अधिनियम 1919 में, कि इसमें जो मतदान है उसका विस्तार किया गया। हालांकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ उसी समय ही मिला था, लेकिन यहाँ 10% मतदाताओं को वोटिंग का राइट मिल गया था, तो ये विस्तार हुआ था उसमें। तो ये भी इस अधिनियम की विशेषता है। फिर इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा और वो कमीशन इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम जो कितना प्रभावी रहा एक अच्छा शासन देने में। इसीलिए जो साइमन कमीशन आया था उसका प्रावधान इसी अधिनियम के अंतर्गत था। साइमन कमीशन को आना तो 1929 में चाहिए था, लेकिन वो पहले आया क्योंकि वहाँ ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे। तो 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत पहुँचा था। तो उस दौरान बहुत सी घटनाएं घट चुकी थी, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की नाराज़गी थी, खिलाफत आंदोलन की थी, असहयोग आंदोलन में भी बहुत कुछ घटा। तो एक आक्रोश था, छोटी मोटी घटनाएं तो लगातार घट ही रही थी। तो उन सब का ये असर हुआ कि जब भेजा गया साइमन कमीशन, और उसमें गलती ये की गई कि उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 7 सदस्यीय ये आयोग था जिसके अध्यक्ष जो साइमन थे, तो इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। इसे वाइट कमीशन नाम भी दिया गया। ये मुंबई आया, उसके बाद दिल्ली और इधर लाहौर, जहाँ भी गया हर जगह विरोध हुआ। और लाहौर में तो जब आपको मालूम है कि इसका विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तो जो पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया और जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई। तो लाला लाजपत राय
की जो घटना है, मौत है, उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी गति दी। और उनका एक कोई स्टेटमेंट भी है कि मेरे सर पर लगी एक लाठियाँ हैं, वो ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील हैं। तो ये उसी साइमन कमीशन का जो रिलेशन है वो इस अधिनियम के साथ था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के ये प्रमुख प्रावधान हैं। अब इसमें अपन भाई कमियां तो बहुत सी निकाल सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जो भारत में गुड गवर्नेंस या उत्तरदायी शासन की दिशा में एक कदम था। और 1919 के तहत जो भारत में 1921 में इलेक्शन भी हुए थे, जिनमें कई जगह बहिष्कार भी हुआ, कहीं चुनाव भी लड़े गए, कुछ ने लड़ा भी चुनाव। तो ये सब बातें 1919 के अधिनियम की हैं। और अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमने जो बता रहे हैं इन चीज़ों को आप सुना करो, और आगे से कोई भी आपके संबंधित सवाल हो तो वो हम तक भेजें।